डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम ऋषिकेत निष्ठ बुमरा है और मैं जानता हूँ मेरा नाम काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, इसीलिए आप मुझे बुमरा कह सकते हैं। पेशे से मैं एक वैद्य हूँ। जी हाँ, पुरानी जड़ी बूटियों से बीमारियों का समाधान करना यही मेरा काम है। और ये मेरे दादाजी किया करते थे, मेरे परदादाजी किया करते थे, और आप कह सकते हैं ये मेरा खानदानी काम है। लेकिन धीरे धीरे अब मुझे लगने लगा है इस काम में मैं इतना ज़्यादा मग्न हो गया हूँ कि ज़िंदगी जीने का मेरे पास समय ही नहीं बचता। मेरे पिता की मौत बहुत साल पहले हो गई। उसके बाद से मैं काफ़ी ज़्यादा अकेला रहने लगा। मेरी माँ भी काफ़ी बीमार थी और उन्हें एक ऐसी बीमारी थी जो ठीक ना मैं कर सकता था और ना ही डॉक्टर कर सकता था। मैंने कोशिश की ढूंढने की हर तरह से, लेकिन अपनी माँ को भी मैं बचा नहीं पाया। और उसके बाद लगने लगा अब अकेला क्या मुझे ऐसे ही जिंदगी काटनी होगी? क्या कोई हमसफ़र मुझे भी मिलेगा? उसके बाद शादी की मैंने कोशिश तो की, लेकिन सच में मेरे पास पैसे काफ़ी ज़्यादा थे और जो रिश्ते आ भी रहे थे मैं देख पा रहा था उनकी आंखों में वो लालच, और मना करते करते शादी की मेरी उम्र निकल गई। आज मेरी उम्र 40 साल है और मैं अपना काम भी पूरी लगन के साथ करता हूँ। सुबह से लेकर शाम तक, और सांस लेने का मौका तक नहीं मिलता। लोगों को बताता हूँ कि कैसा खाना खाना चाहिए, कैसा नहीं खाना चाहिए। सुबह खाना चाहिए, दोपहर को और रात को काफ़ी पहले, और बाद में आपको सोना चाहिए। लेकिन ये काम मैं खुद कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि पूरा दिन लोगों की मदद करते करते मेरे लिए खुद के लिए समय बचता ही नहीं। कई बार दोपहर का खाना मैं खाता ही नहीं, रात का खाना रात के 12 बजे खाता हूँ। और कई दोस्त मुझे कह चुके हैं तुम अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। भले ही तुम एक वैद्य हो, लेकिन अपना इलाज एक दिन तुम कर नहीं पाओगे, सेहत ज़्यादा बिगड़ जाएगी। भले ही वो ये बात मजाक में किया करते थे, लेकिन मुझे उसी समय लगना शुरू हो गया था मेरी सेहत बिगड़ती जा रही है। शरीर का रंग थोड़ा थोड़ा पीला सा होने लगा था। गले में हमेशा दर्द रहा करता था। मेरी आंखें भी थोड़ी पीली पीली रहती। मैं औषधियों का इस्तेमाल किया करता खुद की इस बीमारी को ठीक करने के लिए। बस कमज़ोरी ही तो है। 6 महीने तक मैं ऐसा ही सोचता रहा, और इसके बाद जब हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ी, मैं जानता था ये कोई ऐसी बीमारी है जिसका मुझे पता नहीं। मुझे डॉक्टर के पास तो जाना ही चाहिए, क्योंकि कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो औषधियों से एक वैद्य ठीक कर सकता है, लेकिन कई बीमारियों के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मैं यही मानता हूँ। और जब मैं डॉक्टर के पास गया, कई टेस्ट किए गए, और उसका नतीजा जब मेरी आंखों के सामने आया, मेरे होश उड़ गए। मुझे एक ऐसी बीमारी थी जो ठीक नहीं हो सकती थी। जो बीमारी मेरी माँ को थी, वही बीमारी मेरे अंदर भी आ चुकी थी। और तब मैं इतना ज़्यादा रोया। जानता था अपनी माँ को बचाने के लिए मैंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, लेकिन अपनी माँ को बचा नहीं पाया था। शायद अपनी माँ की तरह अकेले ही मुझे भी मरना होगा। वो पूरा दिन मैं बहुत ज़्यादा रोया था, और डॉक्टर ने कहा था अगर तुम 1-2 महीना अपनी उम्र को ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो, हमारे पास इलाज है, लेकिन तुम्हें बचाया नहीं जा सकता। तुम्हारे पास 8 से 10 महीने हैं, और धीरे धीरे तुम्हारी हालत बिगड़ती जाएगी। तुम उस स्टेज पर पहुंच चुके हो जहां से वापस ठीक नहीं हो सकते। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ये शब्द थे उस डॉक्टर के, जिसके बाद मैंने औषधियों का इस्तेमाल शुरू किया कि मैं खुद को ठीक
कि मैं खुद को ठीक कर पाऊं, लेकिन मैं ऐसा भी कर नहीं पा रहा था। तो मुझे लगा अब मौत को गले लगाना ही होगा। शायद अब मेरा मरना तय हो चुका है। अपने परदादाजी की उन किताबों को हर रोज खंगाला करता था। 20 दिन निकल चुके थे। मेरे मुंह से थोड़ा थोड़ा खून आने लगा था। जैसा डॉक्टर ने कहा था, तुम्हारी उम्र धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और बस 8-10 महीनों में तुम्हारी जैसे बूढ़े जैसी हालत हो जाएगी। चलना मुश्किल होगा और मौत तुम्हारी आंखों के सामने होगी। उसे अपनाना होगा। लेकिन 2-3 महीने अपनी उम्र बढ़ाना चाहते हो तो अस्पताल में एडमिट हो जाओ। वहां भले ही बेड पर रहना पड़ेगा, लेकिन 2-3 महीने तुम ज्यादा जी पाओगे। आप ही बताइए, चलते फिरते अपने दोस्तों के साथ बचने की कोशिश करते हुए मरना सही है, या एक बेड पर लेटे हुए थोड़ा देर में मरना ज्यादा अच्छा है? मेरा मानना था मैं वहां कैदियों की तरह नहीं मरूंगा। इसी तरह शायद किसी दिन घर में मेरे प्राण निकल जाएंगे तो ये ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन अपने परदादाजी की उन किताबों को खंगालते खंगालते एक ऐसी बीमारी का इलाज जानना चाहता था। पता था मुझे कोई इलाज मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन आखिरी कोशिश हर कोई करना चाहता है। मैं भी करना चाहता था। बड़ी इज्जत थी अपने परदादाजी की मेरी आंखों में। जानता था अपने समय में उन्होंने हर तरह के इलाज किए थे। वो औषधियों का ज्ञान बाकियों से बहुत ज़्यादा रखते थे। भले ही कुछ बीमारियों को वो समझने की कोशिश कर रहे, लेकिन इलाज ढूंढ नहीं पाए थे। फिर भी उन किताबों में मैं खंगालता गया। काले रंग की वो किताब जब मेरे हाथ लगी ना, वो लगभग गली हुई थी। जानता था ये वो किताब है जिसके बारे में बताया जाता है कि ये बस कहानियां हैं, इससे कोई इलाज नहीं होगा। मैंने एक बार पढ़ने की कोशिश भी की थी। जादुई कहानियां, डायनों की कहानियां, चुड़ैलों की कहानियां, रहस्यमय जंगल की कहानियां, जिससे कुछ बीमारियों के इलाज होते हैं, लेकिन कीमत बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है। मुझे लगा उस किताब को भी पढ़ता हूँ। मरते मरते शायद मैं उसे पढ़ना चाहता था, वरना पहले कभी कोशिश तक न की थी। उस किताब को पढ़ते हुए ऐसी ऐसी कहानियां मेरी आंखों के सामने आ रही थी, जिसमें परदादाजी ने लिखा था कि एक बार औषधियों को ढूंढने के लिए, खास तरह की बीमारी को दूर करने के लिए, वो एक ऐसे जंगल में गए थे जो जंगल बाकी दुनिया से कटा कटा सा है। वो सिर्फ रात के 12 बजे ही उजागर होता है और वहां पर भूत, प्रेत, चुड़ैलें, डायने, रक्त पिशाच और काल पिशाच तक नजर आते हैं। परदादाजी जब वहां पर गए, किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन परदादाजी जानते गए कि वो जो जंगल है ना, वहां पर लगने वाले पेड़ हर एक बीमारी का इलाज दे सकते हैं। तो उन्होंने एक ऐसे ही आदमी को बचाने के लिए, दादाजी को लगा उस आदमी की बीमारी को दूर करने के लिए उन्हें ये खतरा उठाना चाहिए। वो जंगल में उस औषधि को वो पाना चाहते थे, लेकिन तब उन्हें पता लगा एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। वो जंगल एक बड़ी कीमत मांगता है, धन नहीं, एक ऐसी कीमत जो अंत में बताई जाती है। अगर आप दे पाए तो इलाज मिलेगा, नहीं दे पाए तो आप कुछ नहीं पाएंगे। परदादाजी जानते थे ये कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी, इसीलिए वो वापस आ गए। लेकिन वो रहस्यमय जंगल, उनका मानना था अगर कभी उन्हें ज़रूरत पड़ी तो वो इसका इस्तेमाल करेंगे खुद के लिए। कभी ज़रूरत नहीं पड़ी और इस किताब का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया। लेकिन मुझे लगा अगर इससे हर बीमारी का इलाज किया जा सकता है, कीमत बड़ी देनी पड़ती है। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, मेरी जान जाने वाली है। शायद मैं वो कीमत दे पाऊं। घर बार सब कुछ मुझसे ले लिया जाए, बस मुझे मेरी जिंदगी मिल जाए, सब कुछ दोबारा बना लूंगा। अब समझ में आ रहा था धन कीमती नहीं होता, कुछ भी और कीमती नहीं होता, जिंदगी कीमती होती है। और हम अपनी जिंदगी को खतरे में डाले रहते हैं कुछ रुपयों के लिए, सोने चांदी के लिए। अब मुझे जिंदगी की कीमत पता लगी थी और मैं अपनी जिंदगी को बचाने के लिए
उस जंगल को ढूंढने के लिए तैयार था। क्या मिलेगा मुझे वहाँ? ये कहानी सच्ची भी है या नहीं जानता था मैं, लेकिन कोशिश तो मैं करने वाला था। उत्तराखंड का पूर्वी हिस्सा, जहाँ तक जाना बड़ा मुश्किल था और मुझे वहाँ तक पहुँचने के लिए 2 दिनों तक मशक्क़त करनी पड़ी। वो रास्ते बंद पड़ चुके थे, बारिश का मौसम था और यहाँ कई बार बारिश के मौसम में भी बर्फबारी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ कुछ हिस्से टूटे हुए थे, तो उन रास्तों को पार करने के लिए मुझे अकेले को मशक्क़त का सामना करना पड़ा। लेकिन उन रास्तों को पार करते ही वहाँ कच्ची पगडंडियाँ थीं, जहाँ पर चलते चलते उन बंजर पहाड़ी हिस्सों में कई ऐसे छोटे छोटे गांव थे जहाँ पर मुझे रुकना पड़ा। सेहत खराब होती, कुछ दवाइयों का सहारा लेना पड़ता और जब भी मैं खांसता मुंह से खून आने लगा था। हालत बिगड़ रही थी, चला नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी मैं ये आखिरी कोशिश करना चाहता था। भरोसा था मुझे अपने परदादाजी पर। दादाजी ने भी उस किताब का सहारा कभी ना कभी शायद लिया होगा, कोशिश तो की होगी ना। आज मैं वो कोशिश करना चाहता था। आखिरी गांव, वो बंजर सा इलाका, कुछ ही पेड़ थे वहां पर और मैं सोचने को मजबूर हो गया। यहाँ कई बार ऊपरी पहाड़ों में बर्फबारी ज़्यादा होती है, वहां पर कोई पेड़ पौधे नहीं थे, सूखे हुए पथरीले पहाड़, और यहाँ जंगल कहाँ से होगा। मायूसी का एहसास होने लगा था उस रात, उस अंधेरे में। वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड थी, जैसे बाकी दुनिया से कटा कटा वो गांव, लेकिन वो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे थे। वहाँ उनकी सेहत कुछ खराब थी, ठंड के कारण, वायरल के कारण। मैं वहाँ औषधियों का इस्तेमाल कर सकता था, उनकी सहायता कर रहा, और उन्होंने भी मुझे बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताईं। लेकिन उस जंगल के बारे में उन्हें भी कुछ ज़्यादा पता नहीं था, बस कुछ किस्से, कुछ कहानियाँ जो वो सुनाया करते थे, लेकिन जानने की इच्छा किसी में नहीं थी, क्योंकि कहते हैं वहाँ पहुँचने के बाद आपको मौत का एहसास तक हो जाता है। वो मरने से डरते थे, इसीलिए वहाँ पर कभी नहीं गए। लेकिन मुझे तो मौत वैसे भी लेने के लिए काफ़ी करीब पहुँच चुकी है। अगली सुबह जब मैंने वो सफ़र शुरू किया, गांव के कई लोग कह रहे थे इस सफ़र पर जाने वाला कभी वापस नहीं आता, और मैंने सोचा था अगर मर भी गया तो मुझे कोई संकोच नहीं होगा। आखिर कोशिश तो की मैंने बचने की, जो इंसानियत के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। चलते चलते शाम का वक्त हो गया। जानता था मैं आगे मुझे कोई इंसान नहीं मिलेगा, और ठंड इतनी ज़्यादा थी कि मेरा शरीर अकड़ा जा रहा था। मोटे चमड़े के कपड़े पहन रखे थे मैंने, लेकिन फिर भी हालत बहुत ज़्यादा पतली थी। तब मुझे नज़र आया वो काले पत्थरों वाला छोटा सा पहाड़। उस पहाड़ की पिछली साइड वो जंगल होगा, ऐसा उस किताब में बताया गया था, जहाँ पर सबसे कीमती औषधियाँ मिलती हैं, लेकिन उन औषधियों की कीमत होती है। मैं उस काले पहाड़ तक अंधेरा होने से पहले पहुँच गया। जैसे ही उसे पार किया मैंने, पीछे कुछ नहीं था, जैसे वैसे ही बंजर पत्थर, पठार के कुछ इलाके, और मुझे लग रहा वो सच में कहानियाँ थी, झूठ था। लेकिन आखिरी चीज़ जिसके बाद मुझे वो जंगल नज़र आता, वो थी रात के 12 बजे। इस पहाड़ से नीचे उतरना होगा। ये काले पत्थरों के पहाड़ से नीचे उतरते ही जहाँ मैं पैर रखूँगा वहाँ से जंगल शुरू हो जाएगा, लेकिन ये काम रात के 12 बजे से 1 बजे के बीच करना होगा। ये भी कर लेते हैं। इस ठंड में आखिरी छोर पर था मैं उस पहाड़ के, और आगे वो बंजर इलाका जहाँ इतनी ठंड थी और ठंडी हवाएं जैसे शरीर से आत्मा को दूर किए जा रही थी। आखिरी कोशिश में बैठा हुआ मैं, रात के 12 बजते ही आंखों से आंसू निकलने लगे थे। जानता था मैं शायद वो जंगल ना नज़र आया तो मुझे मौत ज़रूर नज़र आएगी, और इतनी ठंड में यहाँ मैं सह पाऊँगा पूरी रात? शायद ऐसे ही अकड़ कर मर जाऊँगा। मेरी कांपती हुई टांगें, और मैंने जैसे ही उस काले पहाड़ से अपना पैर नीचे रखा, जैसे सामने एक ध्वनि सी गूंज गई, एक लहर सी, और अपने आप उस बंजर पठार पर, बंजर पर्वतों के इलाके में जंगल उगने लगा।
ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे नजर आया, जैसे जमीन से पेड़ निकलने लगे, ये एक रहस्यमय एहसास था और पूरा का पूरा जंगल मेरी आंखों के सामने प्रकट हो गया और ठंड का एहसास भी जैसे गायब। ये ऐसी हवा थी जिसे मैं ना ठंडा कह सकता हूँ ना गर्म कह सकता हूँ। शरीर बिल्कुल स्वस्थ सा महसूस होने लगा। ठंडक अब शरीर से दूर हो चुकी थी। मैंने जो मोटे कपड़े पहन रखे थे उन्हें भी मैंने उतारा और अब मुझे पता लगा मेरे परदादाजी झूठ नहीं बोला करते थे। ये कोई झूठी कहानी नहीं थी, बल्कि सच्चा इतिहास है जो मेरी आंखों के सामने अपने आप प्रकट हो चुका है और मैंने चलना शुरू कर दिया। जैसा उस किताब में लिखा हुआ था, मैं उस कहानी को अब सच्चा मान चुका था। अब मुझे ढूंढनी होगी वो औषधि जिससे मैं अपने शरीर को ठीक कर पाऊं। बस मैं जानता नहीं था वो औषधि को सही तरीके से कैसे ढूंढना है। यहाँ मदद करने वाले बहुत मिलेंगे, भटकाने वाले बहुत मिलेंगे और मारने वाले भी बहुत मिलेंगे। ये आपकी समझदारी पर निर्भर करता है कि आप किसकी मदद लेते हैं। और जैसे ही आगे बढ़ते बढ़ते मैंने एक लड़की को देखा। वो लड़की का जो चेहरा था ना, वो खूबसूरत नजर तो आ रहा, लेकिन जैसे उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ था। उसके लहराते हुए बाल, वो साधारण लड़की बिल्कुल नहीं लग रही। और जैसे ही उसने मुझे देखा, एक छलांग लगाई थी उसने। 30 फुट दूर से उस पेड़ के ऊपर से मेरे सामने खड़ी हो गई और कहने लगी, तुम यहाँ मरने के लिए ही तो आए हो? मैंने कहा, मरने के लिए नहीं, जिंदा होने के लिए आया हूँ। फिर वो कहने लगी, यहाँ कोई जिंदा होने के लिए नहीं आता, हर कोई मरने के लिए आता है और तुम भी यहाँ मरने के लिए आए हो, जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। उसकी बातें खौफनाक थीं, लेकिन मैं उस पर यकीन नहीं करने वाला था। मुझे इलाज चाहिए, मैं बचना चाहता हूँ। मैंने सवाल किया, कौन हो तुम? अपनी पहचान बताओ। कहते हैं यहाँ कोई झूठ नहीं बोलता, तो तुम अपनी पहचान बताओ और मकसद बताओ। बिल्कुल सच था जो उस किताब में बताया गया था। सवाल पूछे जाने के बाद सामने वाला उसका जवाब देता है। ये इस रहस्यमय जंगल का एक नियम है, कोई झूठ नहीं बोल सकता। उसने सच बोलना शुरू किया। मैं एक रक्त पिशाचनी हूं और मैं तुम्हारा रक्त पीना चाहती हूं, लेकिन तुम्हारी मर्जी से। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती। रक्त पीने से किसी की मौत नहीं होती। इससे मेरी भूख मिट जाएगी और तुम्हारा बस खून का कुछ कतरा ही निकलेगा। पिलाओ मुझे खून, मैं भूखी हूं। मैंने मना कर दिया। मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं यहाँ किसी की भूख मिटाने के लिए नहीं आया, मैं इलाज के लिए आया हूं। अगर तुम मेरी मदद करोगी, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूं, क्योंकि हर चीज़ की एक कीमत होती है ना। यही नियम है इस जंगल का। तो मैं तुम्हारी भूख की कीमत लगाता हूं, मेरी जिंदगी। अगर मैं तुम्हें सच बताऊंगा, वादा करो तुम भी झूठ नहीं बोलोगी और मुझे मारोगी नहीं। उसने वादा किया और जंगल का नियम, कोई झूठ नहीं बोल सकता, तो मैंने उस पर भरोसा कर लिया। मैंने उसको कहा, अब तुम बताओ, यहाँ कोई ऐसा पेड़, कोई ऐसी औषधि जो मेरी बीमारी को दूर कर पाए। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, 7 से 8 महीने में मैं मर जाऊंगा। वो बीमारी का इलाज किसी ने अब तक ढूंढा नहीं है और जानता हूँ यहाँ पर हर बीमारी का इलाज है, लेकिन एक कीमत के साथ। मैं वो कीमत देने को तैयार हूँ, बस मेरी बीमारी का इलाज हो जाए। उस लड़की ने कहा, ठीक है, यहाँ तो हर बीमारी का इलाज है। अगर तुम्हें अपने शरीर की बीमारी का इलाज चाहिए, मैं तुम्हें बताऊंगी, लेकिन वो इलाज कुछ दिनों तक चलेगा। ऐसा नहीं है बस एक झटके में तुम्हारी बीमारी गायब हो जाए। बस उसके बदले में हर रोज़ तुम्हें अपना खून मुझे पिलाना होगा। मैं वादा करती हूँ, तुम्हें मरने नहीं दूंगी। इतना खून नहीं पीऊंगी कि तुम मर जाओ। बस मेरी भूख मिटेगी और तुम्हारे शरीर का कुछ कतरा खून बहेगा। मैं घबरा सा गया। मुझे लगा ये सौदा सही नहीं रहेगा। मैंने उसको मना कर दिया और फिर मैंने कहा, अगर तुम्हारे पास वो इलाज नहीं है जो बिना खून बहाए मेरी मदद करे, तो मैं कहीं और जाऊंगा, कोई और मेरी मदद करने को तैयार होगा।
वो मेरे करीब करीब ही चले जा रही थी और मैंने उसे कह दिया, मुझसे दूर हो जाओ मुझसे, मैं तुम्हारी मदद नहीं चाहता। वो उस पेड़ पर बैठी थी और मायूस नज़रों से मेरी तरफ देख रही। थोड़ा गुस्सा भी था उसका, लेकिन मैं आगे की तरफ बढ़ने लगा और आगे मुझे कुछ ऐसा नज़र आया जो काफ़ी खौफनाक था। काले चोले में एक ऐसा आदमी जिसका भयानक सा चेहरा था, हंसता हंसता जैसे मुझे सूंघने लगा। और फिर उसने कहा, इंसान, जिंदा इंसान यहाँ पर आया है कोई ख़ास काम के लिए, कोई ऐसी परेशानी जो कोई दूर नहीं कर सकता। इस जंगल में वो इसीलिए आते हैं ताकि उस परेशानी को यहाँ की वो शक्ति दूर करे। शरीर में कुछ तो है ऐसा जो तुम्हें मारने वाला है। सूंघ सकता हूँ, मैं मौत को सूंघ सकता हूँ। तुम्हारे शरीर में मौत काफ़ी ज़्यादा करीब है। मैंने उसको कहा, हाँ मैं मरने वाला हूँ और मुझे औषधि चाहिए। उसने कहा, ठीक है, औषधि तुम्हें चाहिए जिससे तुम बच जाओगे। चलो मेरे साथ, जल्दी मेरे साथ चलो। तुम्हें वैसा करना होगा जैसा मैं कहूँगा। मैं उसके साथ चलने लगा। उसने कोई कीमत नहीं मांगी, यानी काम आसान हो गया। लेकिन वो मुझे एक ऐसी अंधेरी सी जगह में लेकर गया ना, वहाँ कई गुफाएं थीं जो पत्थरों के बीच बनी हुई। अंदर से झांकती हुई वो काली काली सी आंखें चमकदार रोशनी को छोड़ रहीं। मैंने तब उस आदमी से सवाल पूछा, सच बताना, यहाँ पर मैं जाऊँगा तो मेरी बीमारी दूर हो जाएगी? उसने अपना सर हिलाया। फिर मैंने उसको कहा, क्या मैं मारा तो नहीं जाऊँगा? तुम मुझे मारोगी तो नहीं? बड़े गुस्से में अपने सर को दबाने लगा और फिर कहने लगा, यह सवाल तुमने क्यों पूछा? मैं यहाँ तुम्हें मारने के लिए ही तो ले जा रहा हूँ। चलो मेरे साथ, अब और सवाल मत पूछो। तभी मैं समझ गया, उसे आखिरकार सच बोलना पड़ा। अगर मैं ये सवाल ना करता उस गुफा में, शायद मेरी लाश के साथ क्या होता कोई जान नहीं पाता। मैं भागने लगा, वो मेरे पीछे ही था। जैसे ही मैं आगे पहुंचा, मुझे सफ़ेद कपड़ों में बूढ़ी औरतें नजर आईं जो मुझे पकड़ना चाहती थी। उन्होंने मुझे पकड़ा और एक पेड़ पर लटका दिया। मुझे नोचना चाहती थी। कुछ मेरी टांगों को मेरे धड़ से अलग करना चाहती थी, कुछ मेरे शरीर के अंगों को जैसे पाना चाहती थी किसी खास मकसद के लिए। मैं उनसे दूर होना चाहता था, धक्का दे रहा। वो ताकतवर तो थी, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं कर सकती थी। मेरी सहमति मांग रही और मैंने मना कर दिया। वो कह रही थी, अपने शरीर का एक अंग जो मेरे लिए ज़रूरी है, अगर तुम मुझे दोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। एक ने मेरा दिल मांगा था और मैंने कहा, बिना दिल के मैं जिंदा कैसे रहूंगा? तब वो हंसने लगी। मैंने सवाल किया, क्या इससे मैं मर जाऊंगा? और उसने हाँ में जवाब दिया। तो मैंने उसे नकार दिया, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, कोई और मिलेगा मेरी मदद करने के लिए। भटका मैं बहुत ज़्यादा। सच में यह जंगल एक जाल की तरह था। हर कोई आपके करीब आता आपकी मदद करने के लिए, और उसके बाद आपसे कुछ ऐसा मांगता कीमत के रूप में जिससे आप मारे जाते। ये इस जंगल में कुछ ऐसे राज थे जो मुझे धीरे धीरे पता लग रहे, और अब मैं जानने लगा था, यहाँ पर हर कोई मेरी मदद कर सकता है। हर किसी के पास वो जानकारी है मेरी बीमारी को दूर करने के लिए। हर किसी से सवाल पूछे जाने के बाद उसने हामी भरी थी, लेकिन वो कीमत मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी होती तो मैं नज़रें झुका लेता। क्या करूं? मैं बिना मरे वो बीमारी को दूर नहीं कर सकता क्या? रोते रोते मैं वापस आ रहा था। मुझे लगा यहाँ पर मरने की बजाय मुझे 8 महीने ज़िंदगी बाहर बितानी बिल्कुल सही लगेगी। वापस आते वक्त मेरी आंखों में आंसू थे। हर किसी राक्षस, प्रेत, वेताल, भूत, पिशाच एक ऐसा सौदा मुझसे करने की कोशिश की जिसे मैंने नकार दिया। हर किसी का कहना था, ये चाहिए वो चाहिए, मैं वो दे नहीं सकता था। शरीर की हर एक चीज़ मेरे लिए कीमती है, चाहे वो रूह ही क्यों ना हो। रोते रोते जब मैं उसी लड़की के पास गया, छलांग लगाकर मेरे पास आई और कहने लगी, यह जंगल ऐसा ही है, बुरा है, अच्छा भी है। ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम्हें क्या चाहिए। यहाँ कीमत बहुत ज़्यादा बड़ी देनी पड़ती है। एक तो जो जंगल को देनी पड़ती है और एक आपके हम सफ़र को देनी पड़ती है। तुम्हारा हम सफ़र कई लोगों ने बनने की कोशिश की, लेकिन वो सौदा तुम्हारे लिए सही नहीं था।
मानो मेरी बात, सिर्फ खून के कुछ कतरे मेरे लिए मेरी भूख मिटा सकते हैं और तुम्हारी जान नहीं जाएगी। मैं तुम्हारी मदद करूंगी जब तक तुम्हारा इलाज नहीं होता। मान जाओ मेरी बात, मान जाओ। मुझे लगा कि अब यह सौदा सबसे अच्छा है। खून के कुछ कतरे, और उसने वादा किया है वो मुझे मारेगी नहीं। ऐसा नहीं कि खून चूस कर मुझे मार डालेगी, और जितने में मेरा खून बन जाएगा उतने समय बाद वो उतना ही खून पिएगी। यानी इस तरह खून पीकर वो मुझे जिंदा भी रखेगी। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब खून के कतरे दे देकर मैं बहुत कमज़ोर हो जाऊंगा और शायद तब मरने को मजबूर हो जाऊं। उसने ये सच बोला, लेकिन ये भी कहा उतने में तुम्हारा इलाज हो चुका होगा। मैं खुश हो गया, वो भी खुश थी। जिसके बाद उसने कहा, जैसे जैसे मैं कहती हूँ अब तुम्हें वैसा वैसा करना होगा। कुछ खून के कतरे पिला दो, भूख लगी है मुझे और मैं तड़पे जा रही हूँ, बहुत समय से तड़पे जा रही हूँ। मैंने अपनी कलाई आगे की तरफ की, उसने अपने दांत मेरी कलाई में गड़ाए। जिसके बाद कुछ खून पिया मुझे महसूस हुआ, लेकिन बड़ी जल्दी अपने दांत बाहर कर लिए। शरीर पर जो जख्म थे वो एक झटके में भर गए और उसके चेहरे पर जैसे एक नूर सा आ गया। पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गई, लेकिन थी तो वो रक्त पिशाचिनी। फिर कहने लगी, वाह कितना अच्छा लग रहा है, बहुत समय बाद खून पिया और देखो कोई कमज़ोरी महसूस हुई? कुछ नहीं हुआ ना? बस मुझे इसी तरह खून चाहिए तुम्हारे शरीर का। मैं इससे भूखी नहीं रहूँगी, प्यासी नहीं रहूँगी। फिर मैंने उससे मदद मांगी, ये बीमारी को कैसे दूर करूँ मैं, बताओ। उसने कहा, एक खास पेड़ है इस जंगल में, मैं तुम्हें एक ऐसा औजार दूंगी जो चाकू जैसा होगा। उस पेड़ की खाल को उस चाकू से थोड़ा थोड़ा उधेड़ते जाना है। जो बुरादा तुम्हें मिलेगा वो बुरादे को यहाँ पर लेकर आना, उसे पीसना। उसका जो रस निकलेगा, थोड़े से बुरादे से एक बूंद निकलेगी और वो बूंद तुम्हें अपनी ज़बान पर लगानी है, जिससे ये बीमारी लगभग 1 से 1.5 महीने में पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। जब बीमारी खत्म होगी, ज़बान पर इस बुरादे की बूंद गिरेगी ना, तुम्हें बहुत ज़्यादा कड़वी लगेगी। तुम्हें ऐसे लगेगा कि ये कोई जहर के समान है। थूक दोगे तुम, समझ लेना बीमारी ठीक हो चुकी है। अब किसी औषधि की ज़रूरत नहीं, ये औषधि खुद समझदार है। उसने जैसा कहा मैंने वैसा किया। उसने एक चाकू दिया जो ज़रा भी तेज़ नहीं था। ऐसा लग रहा था इससे कुछ काटा ही नहीं जा सकता। लेकिन उस चाकू को लेकर मैं बढ़ने लगा उस पेड़ को ढूंढने के लिए। ऐसा पेड़ जिसकी लकड़ी भी हरे रंग की होगी, लेकिन पत्ते भूरे रंग के होंगे, बिल्कुल उल्टा पुल्टा सा लगेगा और जंगल के बीच में। क्योंकि तुम मेरे हम सफ़र हो, इसीलिए कोई तुम्हारे करीब नहीं आएगा। उन्हें पता चल जाएगा कि तुम अब किसी के साथ मदद ले रहे हो। जब मैं उस जंगल में आगे की तरफ बढ़ रहा था ना, कोई मेरे करीब नहीं आ रहा। सब नाक बनाए जा रहे, चिढ़े जा रहे। रहस्यमय सी दुनिया थी। ऐसा लग रहा जैसे जैसे खास हिस्से से दूसरे हिस्से में मैं जा रहा, एक बड़ा जंगल का हिस्सा मैं पार कर रहा। ऐसे करते करते बहुत ज़्यादा दूर वो पेड़ मुझे नज़र आ गया। बिल्कुल हरे रंग का पेड़। ऐसा लग रहा उसकी पत्तियां लकड़ी से बनी हों और जो उसके तने थे, टहनियाँ थी, जैसे बहुत नर्म पत्तियों की बनी हो। अब उसकी जड़ों के पास वो मोटी टहनी, मैंने उस चाकू से उसे रगड़ना शुरू कर दिया और उसका बुरादा मेरे हाथ पर गिरता चला गया। मैं उस बुरादे को इकट्ठा करता गया और फिर लेकर आया मैं रक्त पिशाचिनी के पास। उसने एक कटोरा दिया, मुझे एक पत्थर दिया। उस पत्थर के साथ उस कटोरे में मैं उस बुरादे को रगड़ता गया, गीला गीला सा हो गया। मैंने उस बुरादे को जब अपनी मुट्ठी में लिया, दबाया, एक बूंद थी जो मेरी ज़बान पर गिरी और बिल्कुल शहद की तरह मीठी। ऐसा लग रहा था जैसे वो शहद मेरे गले तक उतर गया और बड़ा आराम मिला। पहला दिन ऐसे गुजरा था और वहाँ पर भी पूरा दिन 24 घंटे का था। ये बूंद मैं एक दिन में एक बार ही ज़बान पर रख सकता था। पूछा था मैंने उससे, कोई छल तो नहीं? उसने कहा, नहीं, यही सच है। लगभग 45 दिनों तक ये बूंदें तुम्हें
जबान पर डालनी होंगी, जिससे तुम्हें इलाज मिलेगा। अब पूरा दिन मैं कैसे गुजारूंगा, क्या करूंगा यहाँ, क्या जंगल से बाहर जा सकता हूँ? उसने मुझे हर एक सवाल का जवाब दिया। यहाँ पर बिताओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जंगल से बाहर जाओगे तो हो सकता है कोई गलती हो जाए, यहाँ दोबारा ना आ पाओ, इसीलिए यहीं पर रहना और बाहर मत जाना। अब उसके साथ था मैं, जंगल का वो इलाका जहाँ पर रक्त पिशाचिनियाँ भरी पड़ी थी। उनका जैसे पूरा इलाका बना हुआ, घर बने हुए पेड़ों के ऊपर सीढ़ियों के जरिए। जब मैं एक सीढ़ी को चढ़कर एक घर के अंदर गया, बड़ा खूबसूरत घर था और वो रक्त पिशाचनी मुझे वो घर दिखा रही और मुझे कह भी रही, तुम मुझे 45 दिनों तक वो खून दोगे, बहुत अच्छा रहेगा, मेरे हम सफ़र की तरह। लेकिन तुम्हारा कोई हम सफ़र भी होगा, उम्र में काफ़ी बड़े लगते हो, शादी तो हो गई होगी तुम्हारी। मैंने नज़रें झुकाई और कहा, शादी ज़रूरी थोड़े ना होती है। फिर वो हंसकर कहने लगी, मतलब नहीं हुई है। शादी क्यों नहीं हुई? दिखने में तो अच्छे हो, कोई शारीरिक कमी है? अच्छा, कोई और कमी भी है जिसके लिए और औषधि की ज़रूरत तो नहीं तुम्हें? गुस्से में मैं कहने लगा, नहीं नहीं, कोई और कमी नहीं है मेरे में, समझ रहा हूँ तुम क्या कह रही हो, बस ये बीमारी है, उसके अलावा मैं बड़ा अच्छा था, बस समय नहीं मिला। पहले मुझे लगता रहा कि धन इकट्ठा करता हूँ, काफ़ी अच्छा रहेगा, बड़ा घर बनाया मैंने, दुनिया घूमना चाहता था, काफ़ी रुपए थे मेरे पास, लेकिन समय बचाया ही नहीं, खुद को समझ पाया ही नहीं, लोगों की मदद करने में लगा रहा और शादी के बारे में सोचा नहीं। फिर उम्र निकल गई और मुझे कुछ लड़कियों के रिश्ते भी ऐसे आ रहे थे जो मेरे धन के लिए मुझसे शादी करना चाहती थी। तो मुझे लगा इस तरह अपनी सारी संपत्ति किसी औरत को देना जो कि लालची हो मेरे लिए सही नहीं रहेगा। इससे अच्छा होगा कि मैं अकेला रहूं और जब मर जाऊं इसे दान कर दूं, ये ज़्यादा अच्छा होगा। मुस्कुराकर कहने लगी, बातों को घुमाना बड़ा अच्छा आता है, सीधा सीधा कहो, किसी लड़की ने पसंद नहीं किया। मैं गुस्से में था और उसको कहने लगा, ज़बान मत चलाओ, देखो मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। ऐसे पहला दिन निकला था हमारा। वो बार बार मुझे चिढ़ाती, ऐसी ऐसी बातें करती जिससे मैं गुस्से में आ जाता और मन करता कि मारूं उसे। रक्त पिशाचनी थी, जानता था अगर उसने मारना शुरू किया मेरा बुरा हाल कर देगी, और वैसे भी वो मेरी मदद कर रही थी तो इतना तो सुन सकता था। तो सुना मैंने। पहला पूरा दिन हमारा झगड़ा ही चला, बिल्कुल मियाँ बीवी की तरह, या कह सकते हैं पड़ोसियों की तरह। दूसरे दिन फिर से उस पेड़ की वो खाल, वो बुरादा लेकर आया, पीसा मैंने उसे। ज़बान पर वो बूंद जैसे ही गिरी, बिल्कुल शहद की तरह मीठी, लेकिन शरीर में जैसे कुछ बदलाव आ रहे थे। पहले कुछ कमज़ोर महसूस करने लगा था मैं, ऐसा लगने लगा था जैसे मेरा शरीर कमज़ोर हो रहा है, निढाल हो रहा है, चला नहीं जाता। अब अच्छा महसूस होता, ताकत का वो एहसास होता। इसके बाद फिर से मैं उसके घर आया, बातें फिर से कल जैसी हो रही थी। वो बार बार मेरा मजाक बनाए जा रही थी, लेकिन मजाक जब वो बना रही, आज मुझे एहसास हो रहा कि वो सच ही तो बोल रही है। मैंने उसे बताया कि मैं हमेशा अपने उस क्लिनिक में रहता, लोगों की मदद करता। उसने कहा, लोगों की मदद तो करते रहे, क्या कभी घूमने नहीं जाते थे, दोस्तों से नहीं मिलते थे, क्या कुछ और करने का मन नहीं करता था? मैं उसे कहने लगा, मन तो करता था, लेकिन काम भी तो ज़रूरी होता है ना। अब लोग रात के 10 बजे तक वहाँ पर होते तो मैं वहीं पर रहता, समय नहीं मिलता। उसने कहा, तो ज़िंदगी तुमने जी ही नहीं, कब से ये काम कर रहे हो? मैंने कहा, जब मैं 17-18 साल का था तब से। उसके पहले कॉलेज में था और मेरे 99% नंबर आए। तुम सोच सकती हो कितनी ज़्यादा पढ़ाई की मैंने। वो हंसकर कहने लगी, अच्छा तो समझ गई, बचपन से 17 साल तक ज़िंदगी को बर्बाद किया किताबों में घुसकर, और बदले में क्या मिला ये तो बताना। 99% ले तो आए, ज़िंदगी में उसका फ़ायदा क्या हुआ? मैं बड़ा गुस्से में आ गया। कहा, क्या फ़ायदा नहीं हुआ? मतलब क्या? 99% बहुत कम लोगों के आते हैं। तुम्हें पता है भारत में कितने लोग होंगे जिनके 99% आते हैं? वो स्मार्ट लोगों में मैं भी आता हूँ। वो कहने लगी, तो बताओ इससे मिला क्या मिला 99% लाकर? क्या जो 99% लाते हैं वो भारत के सबसे अमीर हैं?
सबसे स्मार्ट हैं क्या? उन्होंने कुछ नया बनाया, कोई ऐसी इन्वेंशन जिससे दुनिया बदल गई हो? मुझे बड़ा गुस्सा आया। मतलब क्या जो ज़्यादा पढ़ते हैं क्या वो कुछ नहीं करते? माना कि उन लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन ये एक गर्व की बात है इतने नंबर लेकर आना। सच बताऊं, जो उसने मुझे बेइज्जत किया ना, रात के वक्त वो किनारे पर बैठा, पहले मैं रोता रहा और फिर सोचने लगा। बातें तो उसने सही की। 17 साल तक मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद की किताबों में घुसकर कि नंबर ज़्यादा लेकर आऊँगा, जिसका बाद में कोई इस्तेमाल भी नहीं किया। फिर क्लिनिक पर बैठा, लोगों की मदद करने लगा। भले ही ये अच्छाई का काम था, लेकिन मेरी ज़िंदगी का इसमें कोई मकसद छिपा नहीं था। मैंने ज़िंदगी में किया क्या, सिवाय 99% नंबर लाने के। तीसरे दिन वो बुरादे की बूंद ज़बान पर डालने के बाद, जो कि काफ़ी मीठी थी, बातें चली। उसने सबसे पहले मेरा खून पिया, जिसके बाद थोड़ी कमज़ोरी का एहसास हुआ, लेकिन बीमारी दूर हो रही थी तो ये कमज़ोरी मैं झेल सकता था। फिर वो कहने लगी, अच्छा तो यहाँ अब करने को कुछ तो है नहीं, तो बातें करते हैं। मैंने कहा नहीं, तुझसे बातें नहीं करूँगा, खून पी लिया, काम हो गया। अब तुम्हारी बातें मुझे अच्छी नहीं लगती, तुम बेवजह मुझे परेशान करती रहती हो। उसने कहा, मैं परेशान नहीं करती, ज़िंदगी का आईना तुम्हें दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। जब तुम ठीक हो जाओगे, ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हो। जो पहले गलतियाँ करते रहे, मैं चाहती हूँ वो गलतियाँ तुम दोबारा ना करो, इसीलिए तुम्हें समझा रही हूँ। यह तीसरा दिन था और आज उसकी बातें अच्छी लगने लगी थी। जो बातें पहले कड़वी लग रही, अब जैसे बिल्कुल एक दवाई की तरह मेरे शरीर पर असर डाल रही। अच्छा एहसास हो रहा था मुझे। और फिर मुझे लगा अब उसे तंग करता हूँ। मैंने उसको पूछा, तुम बताओ, तुम तो पैदा ही रक्त पिशाचनी हुई होगी। कभी किसी का खून, कभी किसी का खून, हमेशा किसी ना किसी का खून चूसते रहना। क्या बस ऐसा ही करती रही तुम? हर रोज़ भूखी हूँ, खून चूसना। बड़े गुस्से में उसने मुझे देखा और कहा, पहले मैं लड़की थी, एक शाप के कारण मैं रक्त पिशाचनी बनी हूँ। अब रक्त पिशाचनी बनकर यहाँ पर कैद हूँ। लेकिन जब मैं लड़की थी, जिंदगी अच्छे से बिताई है मैंने। घूमी फिरी, दुनिया को देखा। मेरे पिता काफ़ी अमीर थे, लेकिन एक गलती एक सज़ा बन गई, जिसके बाद मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मेरी टांगें काम नहीं कर रही थी, सिर्फ एक बाजू काम कर रही थी और व्हील चेयर पर यहाँ पर पहुँची थी मैं। तुम सोच नहीं सकते, तुम्हारी टांगें काम कर रही हैं और तुम रोते हुए कह रहे थे कितना मुश्किल रास्ता, जबकि मैं उस व्हील चेयर पर सिर्फ अपने एक हाथ से वो पहिए को घुमाकर यहाँ तक पहुँची थी। जिसके बाद अब देखो, ठीक तो हो गई मैं, लेकिन रक्त पिशाचनी का एक श्राप मिला मुझे। घबरा सा गया मैं। फिर मैंने उसको पूछा, मतलब यहाँ इलाज करवाने के बाद एक श्राप मिलता है? उसने हंसते हुए कहा, नहीं, श्राप तब नहीं मिलता जब तुम यहाँ पर इलाज करवाते हो। उसकी कीमत अलग होती है। तुम्हारे लिए मानो वो कीमत है बस मेरा वो खून चूसना, और कोई कीमत नहीं है। 45 दिनों बाद यहाँ से चले जाना, बस ये खून तुम्हारे शरीर का कम हुआ होगा और कुछ नहीं। लेकिन अगर तुम इस जंगल में रुकते हो, यहाँ रुकने की एक कीमत है, एक श्राप। मेरा श्राप था कि मैं रक्त पिशाचनी बनकर यहाँ रह सकती हूँ। बस मैंने इसका चुनाव किया। मैं उसकी आंखों की तरफ देख रहा और सोच रहा, जिंदगी मिल गई थी तुम्हें तो वापस क्यों नहीं गई? वहीं पर जो जिंदगी तुम्हें अच्छी लगा करती थी, तुमने वो क्यों नहीं जी? बताओ मुझे जवाब चाहिए। और तब उसने अपनी जिंदगी के वो कड़वे पल भी मुझे बताए। प्यार में धोखा, अपने भी कई बार धोखे में रखते हैं जिन्हें हम परिवार का हिस्सा मानते हैं। कुछ रिश्तेदार जो धोखे से आपकी संपत्ति हड़पना चाहते हैं और आपके बारे में बुरा सोचते हैं। ऐसी कई कहानियाँ जो उसकी जुड़ी हुई थी। जिंदगी की उसकी कुछ गलतियाँ जिसको वो आज भी सोचकर बहुत ज़्यादा रोती है। कट गई थी वो उस दुनिया से और उसे लगा वहाँ से अच्छी ये दुनिया है, इसीलिए वो यहाँ पर रुकी। मैं बस उसकी आंखों की तरफ देख रहा और कह रहा, यहाँ रुकी पिशाचनी बनने के लिए। तुम पक्का पागल हो।
अब तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं सुनूंगा। और वो मुस्कुराई और कहने लगी, कल बताती हूं तुम्हें यहां अच्छा क्या है जो बाहर कभी नहीं मिलता। अगले दिन वो खाल को निकालकर वो बूंद अपनी जबान पर डालने के बाद उसने मेरा खून पिया और फिर कहने लगी, चलो अब मेरे साथ, दिखाती हूं ये जंगल जिस तुम छोटा और डरावना जंगल कह रहे हो, ये कितना बड़ा है। मान लो धरती की अलग परतें, यहाँ पर एक अलग दुनिया भी मौजूद है। जंगल में वो हिस्से से मुझे बाहर लेकर गई। वो सफ़र में ऐसे पहाड़ों पर, ऐसे झरनों के बीच बैठकर हम बातें कर रहे। मुझे अब पता लगा वो खूबसूरती, वो पर्वतों को देखना, वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ जिन पर बर्फ गिरी हुई और ठंडी ठंडी वो हवा, वो सुंदर सुंदर पेड़ों के बीच ऐसा एहसास मैं कर पा रहा था जैसे ये दुनिया अलग हो। मैं जंगल के उन हिस्सों में भी गया जहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई थी, शहर बने हुए, जंगली हिस्से के शहर। ये कोई पुराना रहस्यमय जादू वाला श्रापित जंगल नहीं था। ये एक अलग दुनिया थी जहाँ जीवन बसा हुआ, जीवन के हिस्से बने हुए, प्रारूप आपकी शाप के अनुसार आप किस हिस्से में रहते हैं, लेकिन आपको रोक नहीं सकता कोई दूसरे हिस्से में जाने के लिए। लेकिन जो आपका घर है, आपको आना वहीं पर पड़ेगा। अगले कुछ दिनों तक उसने इस जंगल के छोटे छोटे हिस्से दिखाए मुझे जो मेरे लिए बहुत बड़े थे। मुझे घूमना सिखाया उसने। वो अच्छे गार्डन, वहाँ लगे सुंदर सुंदर फूल, उसका हाथ पकड़कर वहाँ घूमता, क्योंकि मुझे डर था कोई ना कोई पिशाच मुझे पकड़ेगा और काट लेगा। कई पिशाच करीब से निकलते सूंघ कर, मुस्कुराते हुए कि बस एक बार आजा, तुझे तो चबा जाऊंगा। मैं भी कहता, चबाना है तो चबा ले, देख साथ मेरे कौन है, तेरा खून चुसवाऊंगा। भाग जाते वो। ऐसे ही समय गुजरता जा रहा था। सच्ची सी बातें लग रही थी उसकी कि बाहर जो दुनिया है जिसे हम अपना मानते हैं और बाकी सबको झूठा मानते हैं, वो ही सबसे सुंदर नहीं है। यहाँ कुछ ऐसे हिस्से हैं जो छिपे हुए हैं जिसकी खूबसूरती का आंकलन तक किया नहीं जा सकता। मैं बस क्लिनिक में रहा करता था, उससे पहले किताबों में बाहर की दुनिया देख नहीं पाया, कोई अच्छा दोस्त बना नहीं पाया। जैसे वो रक्त पिशाचिनी मेरे लिए एक दोस्त के समान थी, जिसके साथ हर रोज मैं घूमने के लिए निकल जाता। मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पर मैं इलाज करवाने के लिए आया हूँ। एक मुश्किल समय 45 दिनों का जो मैंने सोचा था, ये तो सबसे खूबसूरत पल थे। ऐसा लग रहा जैसे छुट्टियों के लिए निकला हूँ, एक ऐसी जगह जहाँ मेरा दिल लगने लगा है। हर जगह जाकर मुझे लगता यहाँ मैं ज़रूर वापस आऊँगा। और वो मुस्कुरा देती। मैंने सवाल ही नहीं पूछा कि वो क्यों मुस्कुरा रही है। जब 40 दिन बीत चुके थे, मैंने यह सवाल पूछना सही माना, क्योंकि मुझे लग रहा था मेरी ज़िंदगी के सबसे हसीन 40 पल यही है। वो अब मेरी दोस्त बन गई थी, जो मेरी मदद कर रही। बस उसकी मजबूरी थी, वो रक्त पिशाचनी थी, उसे खून पीना था तो वो मेरा खून पीती। मैं काफ़ी कमज़ोर हो गया था क्योंकि मेरे शरीर का वो खून पीती, लेकिन बीमारी मुझसे दूर होने लगी थी। वो शहद की बूंद की तरह लगने वाले उस बुरादे का रस अब जैसे थोड़ा थोड़ा फीका लगने लगा था। ऐसा लगने लगा जैसे बीमारी दूर हो जाएगी और फिर ये घूंट कड़वा हो जाएगा, मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा। मैंने उसको कहा, तुम इस बात पर इतना ज़्यादा हंसती क्यों हो कि मैं यहाँ पर दोबारा आऊँगा? सच में बड़ी अच्छी जगह है। भले ही यहाँ से चला जाऊँगा, लेकिन दोबारा यहाँ आऊँगा ज़रूर, तुमसे मिलने के लिए और ये सुंदर सुंदर जगह को देखने के लिए। ऐसी सुंदर जगह मैंने कोई फ़ोटो तक नहीं देखी, यहाँ छिपा रखी हैं तुमने। ऐसे मॉडर्न शहर जहाँ सब कुछ बिल्कुल वैसा ही मिलता है जैसे मेरी दुनिया में मिलता है। यहाँ पर मैं ज़रूर आना चाहूँगा, रहस्यमय दुनिया में। वो मुस्कुरा रही और मैंने सवाल पूछा, बताओ क्या मैं आ नहीं सकता? क्या यहाँ दोबारा तो मुझे लेकर नहीं आओगी? उसने सच बोला, नियम के अनुसार। उसने कहा, जंगल में इलाज के बाद इस जंगल को दोबारा कभी ढूंढ नहीं पाओगे। ये एक ऐसी दुनिया है
जो किसी इंसान को एक बार अपनाती है। तुम यहाँ आ गए, इलाज पा लिया जो तुम्हारे शरीर पर असर कर चुका हो, फिर जब तुम यहाँ से बाहर पैर रखोगे ये दुनिया तुम्हारे लिए गायब हो चुकी होगी। सदमे के समान थे ये शब्द उसके। अब मैं एहसास कर पा रहा। वो शब्द है ना कि जब कीमती चीज आपके पास होती है आपको पता ही नहीं होता कि उसकी कीमत क्या है, आपके लिए वो कितनी ज़रूरी है। जब वो चीज़ आपसे दूर चली जाती है या आप एहसास करते हैं वो दूर जा सकती है, तब उसकी कीमत का पता चलता है। मुझे भी इस जगह की कीमत का पता लग रहा। ये अच्छे एहसास जो मेरी ज़िंदगी के सबसे हसीन पल थे, ऐसा लग रहा जब मैं यहाँ से बाहर जाऊँगा भुलाना पड़ेगा इसे। बस एहसास रह जाएंगे, बस यादें रह जाएंगी। वो पूरा दिन थोड़ा उदास था। वो मुझे अच्छी अच्छी जगह पर लेकर गई बड़ी जल्दी, जैसे बिल्कुल जादू की तरह। लेकिन उदास चेहरा मेरा देखकर वो कह रही, क्या हुआ, उदास क्यों हो रहे हो? क्या पहले ऐसा एहसास नहीं किया कि कोई चीज़ आखिरी बार देख रहे हो? वैसे भी तुम मरने वाले थे ना, हर चीज़ तुम्हारे लिए आखिरी ही लग रही होगी। लेकिन अब पहले से ज़्यादा उदास क्यों हो? कैसे बताता उसे? मेरे मन के भाव उसे मैं बता नहीं सकता था। धीरे धीरे अगले 4-5 दिनों तक मैं उदास ही रहा और मुझे खुश करने के लिए, हंसाने के लिए उसने हर कोशिश की। मुझे हर अच्छी जगह दिखाई, मुझे हर अच्छी बातें बताई, यहाँ पर रहने वाली ऐसी शक्तियों से, ऐसे जीवों से या कहूँ ऐसे इंसानों से भी मिलवाया जिन्होंने अपने किस्से सुनाए, कैसे यहाँ पर आने के लिए उन्होंने क्या क्या खोया। लेकिन मेरी उदासी दूर नहीं हो पा रही थी। जिंदगी जैसे जैसे मेरे करीब आती जा रही थी, मुझे ऐसा लग रहा मेरी जिंदगी सिर्फ करीब नहीं आ रही, कुछ है ऐसा जो जिंदगी से ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे वो मुझसे दूर जाने वाला है। 45वें दिन जब वो बूंद मेरी ज़बान पर गिरी थी ना, बिल्कुल कड़वी, थूकनी पड़ी मुझे। ऐसा लग रहा था जैसे वो बूंद नहीं जहर हो, मैं मर जाऊंगा। जैसे ही उस बूंद को मैंने थूका वो बहुत ज़्यादा खुश थी। वो रक्त पिशाचनी कहने लगी, इलाज हो गया, अब तुम्हारे शरीर में कोई बीमारी नहीं है, कोई भी बीमारी नहीं है, अब नहीं मरोगे तुम बिल्कुल स्वस्थ हो गए। यानी शायद तुम्हारे जाने का समय है। अब वापस जाकर क्या करोगे? मैंने इधर उधर झांकते हुए कहा, मैं सोच नहीं सकता। वैसे वो जो क्लिनिक है मेरा, वहाँ पर तो बैठूंगा क्योंकि लोगों की मदद करना तो मुझे पसंद है। वो कहने लगी, वही काम मत करते रहना, कुछ समय रखना, तब इलाज करना और बाद में अपनी ज़िंदगी को भी जीना। दूसरों की मदद करना अच्छा होता है, लेकिन एक ज़िंदगी को बर्बाद करना उससे ज़्यादा बुरा होता है। भगवान ने तुम्हें ज़िंदगी दी है, उस ज़िंदगी को जियो। सिर्फ लोगों की मदद करना तुम्हारा मकसद नहीं हो सकता, खुद की मदद करना भी एक मकसद होना चाहिए। उसकी बातें जादू की तरह थी जो मेरे ज़िंदगी को बदलने के लिए काफ़ी थी, लेकिन कुछ कमी मुझे महसूस हो रही। उसने आखिरी बार मेरी कलाई से खून पिया और कहने लगी, ये मेरे भी ज़िंदगी के हसीन पल, ये 45 दिन। मैं थोड़ा सा मुस्कुराया। उसने कहा, जब खून नहीं मिलता सब कुछ बुरा लगता है, वो भूख असहनीय होती है, वो दर्द पेट में बहुत बुरा होता है, लेकिन खून पीऊँ तो पीऊँ किसका? मैं बिना मर्जी के किसी का खून नहीं पी सकती। सामने वाला खुद मुझे अपना खून दे तो वो मेरी भूख मिटाता है, चाहे एक बूंद ही सही। यहाँ कोई मेरी मदद नहीं करता था, तो जो चीज़, जो जगह मैं तुम्हारे साथ घूमी हूँ वो सबसे अच्छी मुझे तुम्हारे साथ लगी, क्योंकि मैं भूखी नहीं थी। जब भूखे ना हो सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जब भूखे हो कुछ अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे साथ जो बिताए पल थे मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी, लेकिन शायद तुम्हारे जाने का समय है। वहाँ से कदम पीछे हटा रहा मैं, जैसे मुझे लग रहा मैं किसी ऐसी चीज़ से दूर जा रहा हूँ जिसके बिना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। उस जंगल से बाहर जाना तो चाहता था, लेकिन मेरा दिल कहने लगा, नहीं, तुम नहीं जा सकते। भागा मैं उसकी तरफ। जैसे ही उस रक्त पिशाचनी के पास आया, मुस्कुराता हुआ, वो भी खुश थी। फिर कहने लगी, तुम वापस क्यों आए हो? क्या ज़्यादा अच्छी लगी जगह? मैंने कहा, हाँ, मैं यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहता, जैसे तुम नहीं गई। बाहर मेरा वैसे भी कोई नहीं है। अगर मैं यहाँ पर रहूँगा तो ये जगह
ये दुनिया ज़्यादा अच्छी है, मुझे ज़्यादा सुंदर लगती है, मैं तुम्हारे साथ यहाँ रहना चाहता हूँ। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और मेरे दिल में जो खुशी, यकीन कीजिए ऐसी खुशी मुझे मेरी दुनिया में नहीं मिली। कोई ऐसा मेरे करीब था जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। मेरे चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी, इतनी ज़्यादा बड़ी मुस्कुराहट और उससे ज़्यादा खुशी मेरे दिल में, और मैं सामने उस रक्त पिशाचनी के चेहरे पर वैसी खुशी देख पा रहा था। फिर अचानक वो खुशी जैसे उसके गम में बदल गई। नीचे की तरफ देखकर वो कहने लगी, लेकिन तुम्हारा इलाज हो चुका है, यह जंगल खुद ब खुद तुम्हें यहाँ से दूर कर देगा। किसी सुबह तुम उठोगे, जंगल के बाहर पहुंचे हुए होगे, तुम यहाँ नहीं रुक सकते। मैंने कहा, क्यों नहीं, मैं यहाँ पर रुकना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। वो थोड़ी मायूस और कह रही, सिर्फ एक तरीके से तुम ये कर सकते हो, अगर उसी पेड़ से तुम अपने लिए वो शाप मांगो ताकि तुम इस दुनिया में रह पाओ। उसकी एक कीमत जो काफ़ी बड़ी चुकानी पड़ती है। मैं भी ठीक थी, यहाँ से बाहर जा सकती थी, लेकिन मैं यहाँ रहना चाहती थी, तो मैंने अपनाया और मुझे वो शाप मिला कि मैं रक्त पिशाचिनी बनी और मुझे कोई रक्त पिलाता नहीं था। तो मेरे लिए ये शाप बड़ा भयानक था। तुम यहाँ रह पाओगी, लेकिन तुम्हें भी एक शाप मिलेगा, हो सकता है मुझसे भी ज़्यादा भयानक। हो सकता है तुम्हारा घर कहीं और हो और मैं तुमसे बस कुछ क्षणों के लिए ही मिल पाऊँ। मानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करने लगे हो, और झूठ नहीं बोलूँगी, नियम है, तुमसे मैं भी प्यार करने लगी हूँ। लेकिन शायद वो श्राप हमें कभी एक होने नहीं देगा। ऐसा ही तो है ये रहस्यमय जंगल। तुम्हारा शाप मुझसे शायद तुम्हें दूर कर दे। मैं पशोपेश में था, क्या करूं? लेकिन जब सामने आपको कुछ ऐसा दिख रहा हो जो ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी है, उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ ज़िंदा रहने के लिए आया था, लेकिन उसके लिए मरने का मन कर रहा। मैं उस पेड़ के पास गया। उस रक्त पिशाचिनी ने मना किया था। वो नहीं चाहती थी कि मैं भी यहाँ पर तड़पूं जैसे वो तड़पती है। उसके ये हसीन पल वो यादगार बनाकर रखना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि मैं तड़पता हुआ उसे मिलूं और वो हमेशा रोती रहे मुझे देखकर, लेकिन उसके करीब रहना चाहता था। सोचा इस रहस्यमय दुनिया में मेरा भी कोई भाग होगा, एक शाप के साथ मैं भी रह पाऊंगा। शायद वो शाप मौत के समान हो। वो पेड़ के सामने जब मैं खड़ा था, मेरी टांगें कांप रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मौत एक अलग रूप में मुझे मिलेगी। मैंने उस पेड़ को कहा, मैं स्वस्थ हूँ, लेकिन मैं इसका हिस्सा बनना चाहता हूँ, मैं यहीं रहना चाहता हूँ। और उस पेड़ से आवाज़ आई, यहाँ रहने की एक कीमत है, क्या वो कीमत तुम चुका पाओगे? मैंने हामी में सर हिलाया। उसके बाद उस पेड़ ने कहा, तुम्हारा शाप है कि तुम एक रक्त पिशाच बनोगे। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट थी जो एक पल में गम में बदल गई जब मैंने सोचा कि मैं उसकी तरह तड़पता हुआ रहूंगा, भूखा प्यासा। फिर मुझे लगा चलो उसके करीब तो रहूंगा। मैंने कहा, फिर मैं भी खून पीने के लिए तड़पूंगा। सामने से पेड़ से आवाज आई, नहीं, तुम रक्त पिशाच बनोगे। तुम्हारे खून में एक जहर बनेगा जो तुम्हें मारने के लिए होगा, तुम्हें तड़पाने के लिए होगा, लेकिन वो जहर तुम्हारे खून को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। अगर वो खून तुम्हारे शरीर से निकाला जाए, किसी और को नुकसान नहीं करेगा, साधारण खून की तरह, लेकिन तुम्हारे शरीर में जहर की तरह। अब तुम्हारा शाप यही है कि हर रोज़ तुम्हारे शरीर से वो जहरीला खून निकाला जाएगा, तभी तुम ये तड़प से दूर रह पाओगे। यहाँ ज़िंदगी जीने के लिए तुम्हें बाकियों के पास जाना होगा कि मेरा खून निकालो, मेरा खून निकालो। यह शाप था मेरा, और मैं मायूस वापस आया था। जैसे ही मैं वापस उस पिशाचिनी के पास आया, रो रही थी वो, पूछ रही थी मेरी सज़ा क्या है, मेरा शाप क्या है। मैंने भी रोते हुए बताया, ये है, मेरे खून में जहर होगा जो मुझे तड़पाएगा, और मुझे अभी महसूस हो रहा है, वो बढ़ने लगा है, कल मैं तड़पूंगा। जैसे उसके चेहरे पर
एक मुस्कुराहट सी आ गई। मैं जान नहीं पाया क्यों, क्या मेरी सज़ा से उसे खुशी मिली थी। फिर उसने कहा, क्या तुम्हें सज़ा में ये नहीं बताया गया कि तुम कहाँ रहोगे? मैंने कहा, हाँ कुछ कहा गया था, भटकते हुए मैं कहीं भी रह सकता हूँ, क्योंकि ये सज़ा में मुझे वो तड़प मिलेगी। उसने खुशी में मुझे गले से लगा लिया था। मैं नहीं जान पाया क्यों। मेरी सज़ा है, भले ही मैं यहाँ तुम्हारे पास रह सकता हूँ, लेकिन दर्द मुझे भी मिलेगा, कुछ खुशी भी होगी, मैं नहीं जानता कैसा एहसास होगा। और उसने मेरी कलाई को खींचा, मेरी कलाई से खून को पिया। वो तड़प मेरे शरीर से गायब हो चुकी थी और मुस्कुराहट उसके चेहरे पर भी थी। मैंने कहा, ये क्या? उसने कहा, तुम समझ ही नहीं पाए। मैंने भी सुना था ये रहस्यमय जंगल दर्द भी देता है और खुशी भी देता है। जैसे हम दोनों को जो मिला है वो दर्द के समान है। हम एक साथ रहेंगे तो वो खुशी के समान होगा। तुम्हारे लिए जो जहर होगा, जो खून ज़्यादा बनेगा, मेरे लिए वो अमृत के समान है, क्योंकि मुझे हर रोज़ खून चाहिए। मेरा दिमाग घूम गया। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मैं खुश था। हम दोनों की प्यास, हम दोनों की कमज़ोरी और हम दोनों का श्राप, अगर हम एक साथ रहेंगे, वो हमारे लिए वरदान के समान था। उसने एक झटके से मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगी, चलो कहीं दूर घूम कर आते हैं, उन इलाकों को उन इलाकों में जहाँ मैं भी कभी नहीं गई। सोचा करती थी, यहाँ कहीं से कोई खून के कतरे मिलेंगे तो मुझे वापस तो आना होगा। जब तुम मेरे साथ होगे तो मैं कहीं भी जा सकती हूँ, कितनी भी दूर, दुनिया के वो हिस्से जहाँ बहुत कम लोग जाते हैं। मिलकर हम दोनों जा सकते हैं। मेरी जिंदगी जो मुझे मिली थी, उससे ज़्यादा खुशी मुझे ये जिंदगी की थी जो मुझे उस रक्त पिशाचनी के साथ मिली थी, अलीशा। उसका नाम मैंने अब तक आपको नहीं बताया, क्योंकि पहले वो मेरे लिए बस एक रक्त पिशाचनी थी। अब कोई ऐसी जो मेरे लिए सबसे खास। हम दोनों इस दुनिया में अब कैद हैं, लेकिन हमारे लिए ये कोई कैद नहीं। ये दुनिया एक हसीन सपना है जो हम मरते दम तक जीना चाहेंगे। ये कहानी आपको सिर्फ मैं इसीलिए सुनाना चाहता था ताकि आपके भी वो गम, आपकी ज़िंदगी की वो परेशानियाँ और आपकी ज़िंदगी के कुछ ऐसे हिस्से जो आपको सबसे बुरे लगते हैं, समय आएगा, इंतज़ार कीजिए, समय आएगा। वो हिस्से बुरे नहीं हैं, वो टूटे हुए हिस्से हैं जिनका दूसरा भाग जब ज़िंदगी में आएगा, वो हिस्से भी हसीन पल बन जाएंगे। हर कहानी जो आपको भयानक लगती है, उसे देखने का नज़रिया भयानक होता है। अगर आप उसे सही से देखें तो उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर छिपा होता है।